काजल एक बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार लड़की थी। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ नीलम ही थी, जो कि काफी बीमार रहा करती थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद घर और अपनी माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारियां काजल के सर पर आ गई थी, जिसके चलते वो कुछ काम करने का सोचती है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे बात करती है। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता, तूने कुछ खाया? हाँ माँ, लेकिन हमारे पास अब ज्यादा जमा पूंजी नहीं बची। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, पर हम दोनों क्या ही करेंगे? माँ, मैंने सोचा है क्यों ना हम चाय का स्टॉल लगा लें। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं आएगी और काम भी आसान है। हाँ लाडो, ये तो बिल्कुल सही कहा। तो फिर कब से शुरू करें? बस माँ, कल से ही। काजल अगले दिन अपने लिए एक अच्छी सी जगह देखकर चाय का स्टॉल लगा लेती है। कुछ ही दिनों में उसके शहर के आसपास की कंपनी और फैक्ट्रीज के लिए चाय के ऑर्डर्स आ जाते हैं। लोगों को उसकी बनाई हुई चाय बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो लोग चुस्कियां ले लेकर उसकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। वक्त बीतता जाता है। काजल के घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी स्टॉल पर नमन नाम का एक लड़का आ जाता है। जी, काजल टी स्टॉल यही है ना? जी हाँ जी, यही है। जी, बहुत तारीफ सुनी है आपकी चाय की। जरा एक गर्मा गर्म चाय हमें भी पिला दीजिए। जी साहब, अभी देती हूँ आपको काजल की स्पेशल अदरक वाली टी। जी जी बिल्कुल। काजल उसे अपने हाथों की बनी मस्त चाय बना कर देती है, जिसे पीने के बाद नमन कहता है, वाह क्या चाय है। मुझे वैसे चाय पीना पसंद तो नहीं, पर आपके हाथ की चाय तो मैं दिन भर पी सकता हूँ। जी शुक्रिया शुक्रिया। वैसे एक बात पूछूं? जी हाँ जी, कहिए। आप इतनी अच्छी चाय बना लेती हैं, कोई कैफे क्यों नहीं खोल लेती? और हाँ, चाय के साथ साथ आप कॉफी भी बेच सकती हैं। नमन की बातें सुनकर काजल उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर नमन को बहुत बुरा लगता है और वो उससे बोलता है, जी मेरा नाम नमन है और आप ये सामने वाली फैक्ट्री देख रही हैं ना, जी ये हमारी ही है। काजल उसके बारे में जानकर हक्की बक्की रह जाती है। समय बीतता जाता है। धीरे धीरे काजल का काम बढ़ने लगता है, जिसके चलते वो अपने स्टॉल पर 2 वर्कर्स रख लेती है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी स्टॉल के पास नगर पालिका वाले आ जाते हैं और उसकी स्टॉल हटाने लगते हैं। इस सब से काजल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उनसे पूछती है, सर आप ये क्या कर रहे हैं? जी देखिए, आपने फुटपाथ पर गैर कानूनी ढंग से स्टॉल लगाया हुआ है। जी आपके पास कोई परमिट तो है नहीं, तो अब हमें ये स्टॉल हटाना होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रुके। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज रुक जाइए। वो लोग काजल की एक नहीं सुनते और उसके स्टॉल का सारा सामान उठाकर ले जाते हैं। काजल दुखी होकर रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर गाड़ी में नमन आ जाता है और उसे दुखी रोता हुआ देखकर गाड़ी से निकलकर पूछता है, अरे काजल, तुम यहाँ पर कैसे? और तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारा टी स्टॉल कहाँ गया? वो नगर पालिका वाले मेरा स्टॉल उठा कर ले गए। नमन उसे लेकर नगर पालिका के दफ्तर में जाता है और वहाँ अपनी जान पहचान की मदद से काजल का स्टॉल उसे वापस दिला देता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, नमन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच। अरे काजल, तुम भी ना। अरे दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अरे हम दोस्त कब बने? अरे पगली, जब हम मिले थे। वक्त बीतता जाता है। काजल और नमन की दोस्ती गहरी होती जाती है। दोनों अक्सर साथ में कभी कभी बाहर जाते
घूमते फिरते मूवीज देखते। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। नमन के घर में उसकी माँ शीतल, जो कि एक गुस्सैल औरत थी, और पिता राजेश, जो कि काफी सुलझे और अच्छे इंसान थे, वो काजल को उनसे मिलाने ले जाता है। माँ जी, पापा जी, कहाँ हैं आप? अरे मुझे आपको किसी से मिलवाना है। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? अरे इससे मिलिए, ये है काजल। अरे बेटी, क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है? हाँ जी अंकल, आपकी फैक्ट्री के सामने जो चाय का स्टॉल है वो मेरा ही है। अरे हाँ, पर नमन, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? पापा, वो दरअसल बात ये है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तू इससे शादी करना चाहता है, इस चाय वाली से? शीतल रुको। नमन, तो तुम इससे सच में प्यार करते हो? बेटी जरा जरा तुम यहाँ आओ, तुम बताओ। जी अंकल, मैं और नमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं नमन के सिवा किसी से शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, तो फिर हमारे बेटे की शादी तुमसे ही होगी बिटिया। काजल और नमन दोनों ही अपने परिवार की सहमति के साथ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन काजल का बर्थडे होता है और नमन अपनी बीवी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सरप्राइज देने के लिए अपने साथ द कैफे साइड नाम की जगह पर ले जाता है और काजल की आंखों की पट्टी हटाता है। सरप्राइज! ये सब क्या है नमन? ये है तुम्हारा खुद का कैफे, जहाँ तुम अपने सारे सपने पूरे करोगी। थैंक यू नमन, तुमने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। अरे बाबा, तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारी इस मुस्कान के लिए तो ऐसे 10 कैफे खुलवा दूंगा। उसके बाद काजल अपने कैफे के काम में बिजी हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। उसका कैफे पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। तो वहीं अचानक नमन के बिजनेस में काफी भारी नुकसान होता है और कारोबार मंदा पड़ जाता है और वो बैंक से लिया लोन भी नहीं चुका पाता। ऐसे ही एक दिन बैंक के कुछ कर्मचारी उनके घर आते हैं और नमन दरवाजा खोलता है। जी नमस्कार नमन जी, हम बैंक से आए हैं जहां से आपने लोन लिया है। नमस्कार जी, आइए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? जी दरअसल नमन जी, बात यह है कि बैंक ने हमको आपके पास लास्ट वार्निंग देने के लिए भेजा है कि आपने अगर लोन की सारी रकम नहीं चुकाई तो बैंक को आपकी सारी प्रॉपर्टी को नीलाम करना होगा। तभी वहाँ काजल आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है। नमन क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये लोग यहाँ क्यों आए थे? और माँ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? नमन काजल को सारी बात सच सच बताता है, जिसके बाद काजल कहती है, क्यों ना मैं अपना कैफे बेच दूं? उससे जो पैसे आएंगे उससे हम अपना घर और बिजनेस दोनों बचा लेंगे। नहीं नहीं काजल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे ये तुम्हारा पहला कैफे है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं नमन, कैफे चला गया तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे घर और बिजनेस को बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नमन काजल की बात मानकर कैफे बेचकर अपना बिजनेस और घर दोनों बचा लेता है। थोड़े ही समय बाद उसका बिजनेस फिर से ऊंचाइयां छूने लगता है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चाय बेचने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से मेहनत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नीतू झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब घमंडी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में नरेश नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है और उसके ऐसे घमंडी स्वभाव को देखकर उसकी सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, सच में बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गरीब होने के बाद भी इतनी घमंडी है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? और वैसे भी गरीब घर से निकलकर अमीर घर में आना मेरी किस्मत है। इसमें आपने क्या किया है? आप तो बस एक जरिया हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है बहू।
लोग कहते हैं गरीब घर की लड़कियों में बहुत संस्कार होते हैं, उनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं होता है। हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी अमीर घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है वो तेरे जैसी तो नहीं होती। माँ जी, मुझे ताना मारने के सिवा और कुछ भी काम कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि सारे काम नौकरी करें। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की में गरीब होने पर इतना घमंड था तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तब कहाँ उसका घमंड नीचे आएगा। लगता है मुझसे ही गलती हो गई तुझे पहचानने में। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नीतू पर अपनी सास देवकी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय देवकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति कॉटन की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो देवकी तुम, और तुम्हारी बहू कैसी है? शांति तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? आज कैसे अपनी सहेली की याद आ गई तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरी बहू भी। ऐसी बात नहीं है देवकी, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन ये रोज रोज तुम्हारे घर पर आऊंगी तो तुम्हारी बहू सोचेगी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अब तुम इतनी अमीर जो हो मुझसे। शांति, अगर मुझे अमीर गरीब से इतना फर्क पड़ता तो मैं अपने एक लौते बेटे की शादी एक झुग्गी में रहने वाली गरीब लड़की से नहीं करवाती। इसलिए आज के बाद अपने अंदर ये अमीर गरीब का फर्क मत रखना और ना ही करना। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारी। अब कभी नहीं बोलूंगी तू अमीर है मैं गरीब हूँ। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। लेकिन एक बात बता, मेरी बहू को देखने के लिए सब आए, लेकिन तू क्यों नहीं आई? तू समझती नहीं है देवकी, अब कोई बहू को खाली हाथ देखने थोड़ी ना आता है। और मेरी बहू रेणुका को सैलरी नहीं मिली थी इसलिए नहीं आई थी। अब जब मिल गई है तो जितना हो पाया उतना खर्च करके अपनी तरफ से अच्छी सी साड़ी देख कर लाई हूँ। पागल है तू जो इतना सोच रही है। तोहफा दिल से दिया जाता है, महंगा और सस्ता देखकर नहीं। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। उसने वो गरीबों वाले दिन देखे हैं जो तू अभी काट रही है, इसीलिए वो क्या सोचेगी इस बात की तू चिंता मत कर। देवकी और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। देवकी की बहू नीतू वहाँ आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू इनसे मिलो, ये अपनी पड़ोसन और मेरी सहेली शांति है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, इनके कपड़ों की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये आपकी जैसे अमीर औरत की सहेली होंगी, और ऐसे ही मैं आते जाते लोगों के पैर नहीं छूती हूँ। बहू ये तू क्या बोल रही है? कम से कम दूसरों के सामने तो अपना घमंड कम कर ले और थोड़ा प्यार से बोल ले। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात में घमंड ही दिखाई देता है। मैंने इसमें घमंड नहीं दिखाया है, मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बस कर बहू, अब कुछ मत बोल, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। शांति तुझे देखने आई है। आओ बहू, जरा मेरे पास तो बैठो। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई करने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना कि आपके कपड़े और ये गरीब हालत देखकर मुझे आपके पास बैठने का मन नहीं है। आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं नौकरों से कहकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और रही बात देखने की, तो आपने मुझे देख भी लिया और बात भी कर ली। बहू रुक तो, ये देख मैं तेरे लिए तोहफे में साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बता कैसी है। अब अपनी सहेली की नई नवेली बहू को देखने के लिए खाली हाथ थोड़ी ना आती। शांति के कहने पर नीतू साड़ी का बैग उससे लेकर साड़ी को खोलकर देखती है और हंसते हुए कहती है, आंटी जी, आपके इस तोहफे में दी गई साड़ी से अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। ये लीजिए आपकी साड़ी आंटी जी, और अपने जैसे किसी गरीब को दे दीजिएगा। लेकिन बहू, ये तोहफा मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी, रख ले बहू। बहू इस तरह किसी के तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना घमंड किस काम का है बहू? नहीं माँ जी, जो चीज मेरे काम ही नहीं आ सके वो चीज मैं रखकर क्या करूँगी। नीतू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी शांति दुखी मन से देवकी से कहती है, देवकी, तूने तो कहा था कि तेरी बहू खुद एक गरीब घर की है, वो मेरी गरीबी और मेरी परेशानी समझेगी, लेकिन ये तो तेरी गरीब घमंडी बहू निकली। मुझे अगर पहले पता होता कि तेरी बहू इतनी घमंडी है तो मैं कभी उसे देखने ही नहीं आती। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर देवकी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय देवकी की धोबन उसके घर आती है और कहती है, मालकिन, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी।
हाँ बिल्कुल, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देवकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे आती है और जैसे ही धोबन को देने चलती है तभी उसकी बहू नीतू वहाँ आती है और कहती है, माँ जी आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे ही किसी भी गरीब भिखारी को पैसे दान में देती रहेंगी क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। बहू, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तभी वो इतनी शाम को हमारे पास मदद मांगने आई है और तुम इसे पैसे देने के लिए मना कर रही हो। क्या भरोसा है माँ जी कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। मालकिन, मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। माँ जी आप जानती नहीं है, ये गरीब लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। ये पैसों के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा लेती हैं। बस करिए छोटी मालकिन, लेकिन आप भी कोई अमीर घर से नहीं हैं, एक गरीब झुग्गी वाली हैं। वो तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला। मैंने सोचा था कम से कम आप तो हमारी परेशानी समझेंगी, लेकिन माफ करिए बड़ी मालकिन, आपकी बहू तो एक गरीब घमंडी बहू निकली जिन्हें अपने घमंड के आगे कुछ नहीं दिखता है। धोबन इतना कहकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू, तुझे किस बात का घमंड है? क्या है तेरे पास घमंड करने के लिए? शायद तू ये भूल गई है कि जिन गरीब लोगों को तू अपना घमंड दिखा रही है, तू भी उन्हीं में से एक है। अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया होता ना, तो आज तू भी उसी झुग्गियों में पड़ी होती, गरीबों के बीच। और अगर मेरे बेटे को पता चला कि जिसे मैं संस्कारी लड़की समझकर बहू बनाकर लाई थी, वो एक गरीब घमंडी बहू निकली जो उसकी माँ की कोई कदर नहीं करती है, तो वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा। देवकी नीतू को उसके घमंडी स्वभाव के चलते जो कुछ सुना रही थी, उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका बेटा नरेश सुन लेता है, जिसके बाद वो घर के अंदर आकर अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, अब पता लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए नीतू, लेकिन मुझसे शादी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जुबान के लिए तुमसे शादी करी थी, लेकिन अब जब वो खुशी ही नहीं रही तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में आकर अपनी हैसियत, सही गलत का फर्क सब भूल गई थी। माफ कर दीजिए आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू के माफी मांगने पर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक और मौका दे देते हैं, जिसके बाद नीतू अपने घमंडी स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने के साथ साथ एक अच्छी बहू बनने की भी कोशिश करती है। साधना एक बेहद गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके सपने आसमान छूने के थे। पर कहते हैं ना, गरीब की किस्मत में गरीबी ही लिखी थी। वैसे ही साधना के साथ भी था। माँ बाप के घर में कोई सुख नहीं मिला और अब शादी हुई तो ससुराल के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। एक गरीब ड्राइवर मोहन से शादी होने पर साधना अब अपने ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी सास सुमन उससे कहती है, बहू, हमारे घर में इतनी सुख सुविधाएं तो नहीं है कि हम लोग तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे सके, लेकिन हाँ, तुझे यहाँ खाने पीने ओढ़ने की कमी नहीं होगी। जी सासू माँ, मैं समझ गई। मुझे भी हालातों के हिसाब से ढलना आता है। साधना जी कितनी अच्छी हैं, हमारी गरीबी से चिढ़ने की जगह हमारे हालातों को समझ रही हैं। साधना अपने ससुराल आ चुकी थी, लेकिन उसको अपने हालातों से समझौता करना आता ही नहीं था, सिवाय बातें करने के। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह सुमन साधना को कहती है, बहू, मैं और मोहन काम पर जा रहे हैं, तो तू घर संभाल लियो। और आज हवेली में ज्यादा काम है, पूजा वगैरह है कोई, तो थोड़ा देर हो जाएगी आते आते। जी माँ जी, ठीक है, ये सही है। खुद तो ये माँ बेटे हवेली में काम करते हैं, पूरा दिन एसी में रहते हैं, जरूर हवेली में बनने वाला खाना भी खाते होंगे, तभी तो दोपहर में आते नहीं है घर पर खाने के लिए। मैं इस कच्ची छत वाले मकान में झाड़ू पोछा करती रहूं। सुमन और मोहन के जाने के बाद साधना अपने कमरे में जाकर पसर जाती है और अपने सर पर एक खराब पंखे को देखकर कहती है, इस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर मैंने अपनी माँ के घर पर भी तो यही हालात देखे हैं और यहाँ भी वही देख रही हूँ। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता।
कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हवेली में जाकर देखती हूँ। शाम को मोहन और सुमन के काम से वापस आने पर साधना उनको पानी वानी देने के बाद कहती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, हमारे घर के हालात तो आप जानती ही हो, और कल को मेरे और मोहन के बच्चे भी आएंगे घर में, तो क्या उनको ऐसे हालातों में पालेंगे? बहू तू माँ तो नहीं बनने वाली? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपने भविष्य के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए क्यों ना मैं भी काम करूं, ताकि हम अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बना सके। लेकिन साधना जी, आप कहाँ काम करेंगी? आप दोनों के साथ हवेली में। माँ जी, वहाँ की मालकिन से बात कर लो ना कि वो मुझे भी काम पे रख ले। ठीक है बहू, मैं बात करके देखती हूँ। अब तू खुद काम करना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर कुछ समय में तू गर्भवती हो गई तो तुझे काम वाम छोड़कर बस आराम करना होगा। ठीक है माँ जी। सुमन अगले दिन अपने काम पर जाती है तो वहाँ अपनी मालकिन कलावती के पास जाकर कहती है, मालकिन, अगर हवेली में एक नौकर की जरूरत है तो क्या आप मेरी बहू को भी रख सकती हैं? अरे सुमन, कोई दिक्कत है क्या घर में जो बहू को भी काम करना पड़ रहा है? बता, अगर कोई दिक्कत है तो मैं वैसे भी मदद कर देती हूँ। बेचारी अभी नई नई आई है, उससे ऐसे नौकरों वाले काम करवाना अच्छा लगेगा क्या? मालकिन, उसने खुद कहा है कि वो काम करना चाहती है, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं अपने साथ ही लगा लूंगी तो कम से कम मेरी आंखों के सामने रहेगी। ठीक है, तू ले आई हो उसे कल से। साधना की मनोकामना पूरी हुई और वो अगले दिन से अपनी सास के साथ हवेली पर काम करने आ गई, जहाँ सुमन उसको उसके हिस्से का काम समझा देती है, साथ ही कलावती से भी मिलवा देती है। कुछ देर बाद साधना हॉल में काम कर रही थी, तभी कलावती आकर हॉल में बैठती है और कहती है, कोई पानी तो लाकर दे दो मुझे। साधना जल्दी से भागकर पानी लेकर आती है और कलावती को देती है। पानी का ग्लास लेते हुए कलावती साधना के हाथ पर बैंडेज देखकर कहती है, अरे साधना, तुम्हारे हाथ पर चोट यहाँ लगी क्या? नहीं नहीं मालकिन, ये तो घर पर काम करते हुए लगी थी। वो क्या है ना, घास फूस में काम करते हुए रोज हाथ वगैरह कट ही जाते हैं। हम गरीबों के हाथ मखमल की तरह मुलायम नहीं रहते मालकिन। कलावती की नजर साधना की फटी हुई साड़ी के पल्लू पर भी जाती है, जिसको देखकर वो कहती है, ये तुम्हारी साड़ी का पल्लू भी फटा हुआ है। तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई है, तो इतनी जल्दी तुम्हारी नई साड़ियाँ फट गई, और ये तो देखने में नई नहीं लग रही। कहाँ मालकिन, एक साड़ी जिसमें बिहा कराए थे वही नई है, उसके सिवा तो सब पुरानी ही पहनते हैं। साधना के ऐसे हालत को देखकर कलावती अपने कमरे में जाती है और एक अच्छी सी साड़ी लाकर साधना को देते हुए कहती है, तुम ये साड़ी रखो, मैंने एक बार ही पहनी है और तुम्हें शादी का तोहफा भी देना था, तो वही समझ कर रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। साधना कलावती से साड़ी मिलने पर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन घर जाते हुए सुमन उससे कहती है, बहू, तूने मालकिन से खुद मांगी क्या साड़ी? नहीं माँ जी, उन्होंने बोला तुमको मेरी तरफ से शादी का तोहफा है। अच्छा, पर वैसे तो ये आज मेरी कटी फटी साड़ी क्यों पहन कर आई है? तेरी खुद की नई साड़ियाँ हैं वो डालती। नई बहू पर ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं क्या? मैं खुद नहीं पहनती थी इसको। माँ जी, मुझे लगा कि काम पर तो कपड़े गंदे ही होते हैं, इसीलिए पुराने कपड़े ही पहन के चलूं। साधना अपनी गरीबी का झूठा बखान कर कलावती से एक अच्छी सी साड़ी वसूल लेती है, लेकिन अब उसका झूठ इतने पर नहीं रुकता। एक शाम जानकर अपने घर पर वो एक गरम कोयला अपने हाथ पर गिराकर साधना उस निशान को अपनी सास और मोहन से छुपा कर रखती है। और अगले दिन हवेली पहुंचने पर जब वो कलावती के कमरे में चाय देने जाती है, तो उसके हाथ का जला हुआ निशान देखकर कलावती कहती है, अरे साधना, ये हाथ कैसे जला तेरा? वो कुछ नहीं मालकिन, मुझे जरा काम है, मैं आती हूँ। साधना जाने लगती है, जिस पर कलावती उसे रोकते हुए कहती है, साधना रुको और बताओ ये कैसे हुआ? वो मालकिन, मैं यहाँ से काम करके थक गई थी तो घर जाकर आराम करने लगी। माँ जी ने बोला कि खाना बनाओ सबके लिए। मैंने बोला थोड़ी देर में बना दूंगी। मैंने चूल्हे पर दाल रखी थी, बस इतनी सी बात पर ही वो नाराज हो गई और उन्होंने गरम गरम कोयला चूल्हे से निकालकर मेरे हाथ पे रख दिया। क्या सुमन ऐसा भी कर सकती है? मैंने सोचा नहीं था। रुको तुम, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप कुछ मत बोलना सासू माँ से, वरना वो इनको बता देंगी और फिर ये मुझे नशे में पीटेंगे। आप कुछ मत बोलिए मालकिन।
ठीक है, नहीं बोलूंगी। तुम ये कुछ पैसे रखो, अपने हाथ के लिए दवाई ले लेना और कल मत आना, आराम करना। ठीक है मालकिन। साधना पैसे मिलने के बाद इतनी खुश थी कि अकेले में जाकर पैसे गिनते हुए कहती है, इस गरीबी से निजात पाने के लिए इतना झूठ तो चलता है। अब इन पैसों से मैं अपने लिए बढ़िया गहने लूंगी। साधना अपनी गरीबी का फायदा उठाकर झूठ बोल बोल कर कलावती को बेवकूफ बना रही थी। लेकिन अब तो एक दिन साधना के झूठ की हद हो गई। एक सुबह सुमन काम पर नहीं आई थी, तो उस दिन साधना अपने पूरे शरीर पर मार पीट के झूठे निशान बनाए काम पर जाती है और काम करने लगती है। कुछ देर में जब कलावती उसके शरीर के निशानों को देखती है तो साधना से कहती है, अरे साधना, क्या हुआ ये सब? तुम्हें इतनी चोटें कैसे आई, वो भी पूरे शरीर पर? क्या बताऊं मालकिन, कल रात मोहन जी ने मुझे इतना मारा कि मेरी तो जान जाते जाते बची है। मेरे माँ बाप भी गरीब हैं, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके घर चली जाती, लेकिन अब तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। मुझे यही मजबूरी में सब सहना पड़ेगा। लेकिन मोहन ने तुम्हें क्यों मारा? आज पगार मिलनी है तो उन्होंने कहा कि कल जितने पैसे मिले मुझे दे दियो। मैंने कहा कि नहीं, वो मेरे हैं, मैं अपने भविष्य में होने वाली संतान के लिए जोड़ रही हूँ। बस इसी बात पर वो मुझे मारने लगी। साधना के इतना बोलते ही उसके पीछे खड़े मोहन और सुमन तालियां बजाते हैं। उनको यहाँ देखकर साधना हैरान थी और वो कहती है, माँ जी, मोहन जी यहाँ? बहू और कितना झूठ बोलेगी? अरे शर्म कर, गरीब है तो कम से कम मेहनत की खाने की कोशिश कर। ऐसे झूठ बोलकर कम से कम अपने साथ साथ हमारा भी तमाशा मत बना। आज तक आपके ऊपर एक उंगली नहीं उठाई और आपने कहा कि मैंने आपको ये निशान दिए। छी, इतना बड़ा झूठ। तुमको क्या लगा था साधना, तुम झूठ बोलोगी और मैं मान लूंगी? अरे सुमन यहाँ कई सालों से काम कर रही है, उसके बर्ताव को अच्छे से जानती हूँ। गरीब है लेकिन आज तक कभी झूठ बोलकर कुछ मांगा नहीं है इसने मुझसे, ऊपर से मेरे देने पर भी नहीं लिया। लेकिन तुमने तो अपनी गरीबी को हथियार बनाकर अपने ही ससुराल की बदनामी कर ऐश करनी चाहिए। तुम्हें साड़ी देने के बाद ही मैंने उससे पूछा था तुम्हारे बारे में, तो उसने बताया कि पुरानी साड़ी का झूठ बोला है तुमने। उसके बाद मैंने ही मालकिन से बोला कि देखने दो मालकिन कि मेरी गरीब झूठी बहू और कितना झूठ बोलती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं लालच में अंधी हो बैठी थी। मैं अपने हालातों से बाहर निकलने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मुझे कृपा करके माफ कर दीजिए। साधना के कई बार माफी मांगने पर मोहन और सुमन उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद से अब साधना घर संभालती है और सुमन और मोहन ही काम पर जाने लगते हैं।